जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड बिल डिफॉल्ट चल रहे हैं। कोई सिक्योर लोन, कोई अनसिक्योर लोन, कोई केसीसी का लोन, कोई एजुकेशनल लोन, कोई बिजनेस लोन या फिर कोई अनसिक्योर लोन। आपका ऐसा कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है और आपको अब डर लग रहा है कि आगे चल के बैंक अब क्या प्रक्रिया आपके ऊपर फॉलो करेगा, किस तरीके से आपको परेशान कर सकता है और आपको इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। कई हमारे भाई हैं जो कि जिनके पास 10-10, 12-12, 15-15। मैं 2-3 दिन पहले एक हमारे क्लाइंट है, जो अब क्लाइंट बने हमारे, ठीक है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया उनके ऊपर टोटल एनबीएफसीज और टोटल बैंक मिला के लोन और क्रेडिट कार्ड सब मिला के टोटल 24 लोन है एक तरीके से। इसके अंदर मैं क्रेडिट कार्ड भी काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही होता है, वो भी एक प्री लिमिट ही होती है, तो उसको भी हम एक लोन कंसिडर करेंगे। तो अब इतने इतने लोन, इतने इतने डिफॉल्ट आपके हो जा रहे हैं, ऐसे में बैंक आपके ऊपर क्या कदम उठा सकता है। उनके कुछ सवाल थे जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे प्योर वीडियो बनाना चाहिए। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि सर, मान लेते हैं हम डिफॉल्ट कर देते हैं, आपकी बात सुन के हम इसका एक भी पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि अब मेरे पास एक्चुअली में पैसे है भी नहीं। उनका कहना ये था, अब मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं उनका कैसे पैसा दूंगा, क्या होगा, है ना। इसके बाद बैंक क्या कर सकता है, बैंक मेरा क्या कर लेगा, बैंक क्या मुझे सूली पे चढ़ा देगा, क्या मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करवा देगा, क्या कोई लीगल कार्रवाई होगी, क्या ये रिकवरी वाले मेरे घर पे आएंगे। और इनका एक सवाल उनका और था जिसे सुन के मेरी आंखें भर आई, जिनको मैंने सोचा कि इन्हें मेरे को समझाना चाहिए और यही चीज़ वीडियो में मुझे बताने भी चाहिए। उनका एक सवाल था कि क्या ये रिकवरी वाले घर पे आके मुझे मारेंगे तो नहीं, ये उनका सवाल था। तो आज मैं इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाला हूँ, पर्टिकुलरली किस तरीके से। और ये जो मल्टीपल लोन्स का खेल है ना, जो आप सभी के साथ हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इंडिया में तो फिलहाल नहीं होगा जिसका 1-2 लोन ही डिफॉल्ट हुए हैं। उसके ज्यादातर कम से कम 5 लोन होंगे, 3-4-5 तो होंगे ही, कम से कम 3-4-5 लोन तो होंगे ही। और वो लोन हुए क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो 3 लोन है, 5 लोन है, 10 लोन है, 15 लोन है, इतने लोन हो कैसे जा रहे हैं। अगर बैंक और कंपनी जो एनबीएफसी है, उनके पास तो आपका डाटा रहता है, सिविल रहता है, वो तो चेक कर ले कि भाई साहब इसके ऊपर 2 लोन चल रहे हैं, हम इसको लोन क्यों देंगे, यही पर बात खत्म करते हैं, है ना। अब होता क्या है कि पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कई बार हर एक छोटे लोन के भी आजकल पता है 20% इंटरेस्ट होता है, 40% इंटरेस्ट होता है, 30%, एक महीने के अंदर 4-4% इंटरेस्ट है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक के। उनका मतलब अगर 1 लाख रुपए लेते हो तो 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, टोटल जोड़ जाड़ के 1,60,000 भरना पड़ेगा। एक मेरे क्लाइंट थे, वो मुझे बता रहे थे, एक एनबीएफसी का उन्होंने लमसम 90,000 कुछ लिया था और टोटल सब जोड़ जाड़ के 1,70 तक उन्हें भरना पड़ रहा था, मतलब टोटल अमाउंट से ज़्यादा, ऐसा ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लगाया गया था उनके ऊपर। अब क्या बैंक ने ये जानबूझ के आपको लोन प्रोवाइड करा के, बैंक की ही गलती है कि भाई साहब इतने ज्यादा लोन आपके ऊपर थोपे गए। आंसर है हाँ। जब एक चीज सोच के देखो, आपकी सैलरी 10,000 है, मान लेते चलो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, मैं एक शॉर्ट फॉर्म रखता हूँ, तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उनको पता है तुमने अपनी जो भी सिविल रिपोर्ट, जो भी सारी सारी चीज़ें डाली, सैलरी स्लिप या फिर अपना डिजिटलाइज वगैरह बैंक स्टेटमेंट वगैरह दी, वहाँ पर 1 लाख रुपए सैलरी शो हो गए। अब लेकिन बैंक ये भी तो देख सकता है कि भाई साहब इसके ऊपर लोन चल रहा है जिनकी ईएमआई 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। मेरे एक क्लाइंट थे जिनका अच्छा खासा कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, अच्छी खासी पोस्ट पे है, उनकी सैलरी कुल मिला के एक 40 या 50 के समथिंग थी, उनकी ईएमआई 3 लाख पार हो रही थी एक महीने की। कैसे आदमी भरेगा। अब कहने के लिए तो आप लोगों को लग रहा होगा 1.5 लाख रुपए बहुत बेहतरीन सैलरी है, और इंडिया के अंदर तो सर्वाइव करना तो छोड़ो, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो 1.5 लाख रुपए की सैलरी में, है ना। लेकिन भाई साहब जो मल्टीपल लोन्स है, जो मल्टीपल लोन के जाल में फंसा दिया गया है बैंकों के द्वारा, का एनबीएफसी के द्वारा, आजकल क्या होता है, 2 मिनट लगता है लोन लेने में। 2 मिनट लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बैंक के ऐप पे गया, 2 बार क्लिक करा, हो गया, अकाउंट में पैसा आ गया तुरंत। कई भाई मेरे को बताते हैं कि सर मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि भाई साहब लोन अमाउंट क्या होगा, एजेंट को सिर्फ एक बार ओटीपी दी, लोन का अमाउंट सेंशन हो गया, 5 लाख रुपए का लोन भी मिल गया। अब कोई प्लानिंग नहीं है, भरना कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। अब इसके बाद बैंक, जब तक आप इस लोन को भरते रहोगे ना, तो बैंक तो बहुत प्यार से बात करेगी, बहुत प्यार से रहेगी, आप उनके प्रीमियम कस्टमर रहोगे। लेकिन जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हो, जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हो, तो ये लोग अपना असली रूप दिखाते हैं। असली रूप क्या है इनका, इनका असली रूप है खाली पैसे के पीछे कस्टमर को पागल कर देना। कैसे पागल कर देना, ये लोग अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए। जो क्लाइंट मेरे को बता रहे थे ना कि सर ये लोग घर पे आएंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे, तो नहीं, क्लाइंट ने ऐसा तो बोला नहीं होगा,
क्यों बोला? उन्होंने बताया कि सर मेरे को अभी 1 हफ्ता हुआ है डिफ़ॉल्ट करे हुए, मतलब मैं शायद जहाँ तक उम्मीद है 2, 4, 5 महीने में ठीक हो जाएगा, सेटलमेंट करवा लूँगा, नहीं होगी सेटलमेंट तो पूरा भर दूँगा, खत्म कर दूँगा उसे, है नहीं। मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, पहली बात तो ये नॉर्मल कॉल करते नहीं ज़्यादातर। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल इनकी एक नई टीम बैठी हुई है, जिन्हें मैं दलाल कहता हूँ एक्चुअली में। ये लोग क्या करते हैं कि आपको नॉर्मल कॉल तो कम करेंगे, क्योंकि आजकल सब में दिमाग है, सार कोई रिकॉर्ड कर लेता है, कंप्लेंट करवा देता है, इनकी नौकरी खा जाता है, तो ये लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। व्हाट्सएप के कॉल जो है वो हमारे ज़्यादा जल्दी रिकॉर्ड नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत है व्हाट्सएप के कॉल रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप के कॉल आप बंद कर दो, अननोन कॉल्स व्हाट्सएप पे बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली, इससे स्कैम से भी होते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्कैम के कॉल है वो भी व्हाट्सएप पे आते हैं आपको। ओके, व्हाट्सएप पे कॉल आया, मैंने कॉल उठाया, मैंने बोला अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे वहां से गाली देने लगा, कह रहा 10 बंदे लेके आऊंगा, तुझे घर पे मारूंगा आके, तेरी बीवी के साथ, ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करा जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई, गाली देना तो छोड़ो, मारना तो छोड़ो, तुमसे तू तड़ाक भी नहीं कर सकते रिकवरी एजेंट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई साहब तुम्हें रियल कानून नहीं पता, तुम्हें इन्हें हैंडल करना नहीं आता। तो मैं आज आप सबको A to Z इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे हैंडल करना है। तो पहले आ जाते हैं कॉल्स पे। ये लोग कॉल पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं ना। आप लोगों से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया लोन के बहाने, हर एक जो बैंक है और हर एक जो NBFC है उसने एक एग्रीमेंट साइन करवाया। आप जब अपना लोन एग्रीमेंट उठाओगे ना, सैंक्शन लेटर वगैरह, तो उसमें पढ़ोगे, वहां पर एक क्लॉज होता है, उस क्लॉज के अंदर लिखा गया हम लोग हफ्ते में आपको 60 से लेकर 70 घंटे तक कॉल कर सकते हैं। अब मेरे भाई उसमें 70 घंटे बात करने के लिए लिखा गया है। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, समझ में नहीं आता कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं और जो बाकी लोग हैं इसे वैलिड कैसे कर रहे हैं। 70 घंटे एक आदमी कैसे बात कर सकता है, और 70 घंटे कॉल करने के लिए अलाउ कर कौन रहा है? इसके ऊपर अभी तक तो कोई खास वो उठाया नहीं गया कदम। हम लोग जब RBI में कंप्लेंट करते हैं तो ये लोग रख देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ जी हम इतना कॉल नहीं करेंगे, आपको मना कर देते हैं। मतलब ये नहीं बोलते कि हम बंद कर देंगे, जिस कस्टमर ने कंप्लेंट करी ना उसके कॉल रुक जाते हैं, उसको कॉल नहीं आएंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या है, जो कंप्लेंट नहीं कर पाते बेचारे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को कंप्लेंट करना आना चाहिए। आपको कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मान लो एक दिन में कई लोगों को 500 कॉल आ जाते हैं। आप बोलोगे 500 के किसको आ जाते हैं? मेरा भाई जिसका 15 बैंकों से लोन चल रहा होगा, 20 बैंकों से लोन चल रहा होगा, अगर एक बैंक से हम लोग 25 कॉल ही मान के चले तो 500 कॉल हो जाएंगे आराम से दिन के। मेरे कई क्लाइंटों को तो इससे ज़्यादा जाते हैं, समझे। हमारे जो कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है ना, उसके अंदर तो तुम बात नहीं मानोगे, हजार कॉल आ जाते हैं दिन में। तो अब इसको मैनेज कैसे करना है? पहले तो देखो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं कि कॉल्स पे बात करो, कॉल को बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अननोन कॉल्स तुम बंद कर सकते हो, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, मैं बता देता हूँ क्या है कि ज़्यादा हम कॉल बंद करके रखते हैं ना, एकदम ही संपर्क तोड़ देते हैं, तो ये लोग होम विजिट ज़्यादा कर देते हैं। होम विजिट बहुत ज़्यादा। वैसे कॉल अगर आप मैनेज करोगे, सही तरीके से बात करोगे, जो एक तरीका होता है, जैसे हम लोग अगर कोड होते हैं कि RTP बोलना है, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूँगा, और भी बहुत सारे कोड होते हैं, वो सब कोड बोल के कॉल पे हैंडल करा जाता है। जब वैसे हैंडल करोगे तो विजिट बहुत कम होती है। मतलब सब मान लेके चल लो 10 में से कहीं एक बार होगी विजिट, बहुत कम, वो भी एक बार ऐसे होगी कि वो बिना कॉल करे आ गया तो आ गया। ओके, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या तो आप ये टेक्निक सीखो, ठीक है। अगर टेक्निक नहीं सीख पा रहे तो सिंपली एक काम करो, या तो आप कॉल्स बंद कर दो, या तो आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा ले सकते हो। हमारी ले सकते हो, किसी और की ले सकते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ आ जाते हैं, सेकंड अगर कॉल पे भद्र गालियाँ दें, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करें तो क्या करना चाहिए? कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए देखो, मैंने 2 अलग से वीडियो बना रखे हैं। मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन होगा, उस पर छोटा वाला ज्वाइन करके आप वहाँ पर दोनों वीडियो देख के अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो, फिर आपको कॉल नहीं जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपके रेफरेंस नंबर वगैरह पर कॉल जाते हैं और उन पर परेशान करते हैं, तो आप साइबर क्राइम में आराम से कंप्लेंट करके उसकी एक जो कॉपी होती है वो डाउनलोड करके आप बैंक को भेज दो और NBFC को भेज दो, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद अब आ जाते हैं होम विजिट को। होम विजिट को किस तरीके से रोका जाए? मेरे भाई, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को होम विजिट से डरना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि कोई घर पे आएगा तो खा जाएगा, लेकिन हाँ ये भी है कि अगर कोई बाल बच्चे वाला आदमी है, किसी की फैमिली है, तो वो होम विजिट झेल नहीं पाता ज़्यादातर। वो एक बार देख लेगा, महीने में कई बार 2-2, 4-4 बार आते हैं। आप लोगों को बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर मान लो कोई आता है, तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो तुम बोलते हो ना कि मेरा भाई अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा, या फिर अभी पैसा नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको उसे सिंपली तरीके से कहना है। अगर आप सेटलमेंट की तरफ जा रहे हो तो आप उससे सीधे बोलो कि आप इसे RTP डाल दीजिए। RTP का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। ओके, आप इसे RTP डाल दीजिए, मैं इसके राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करवा लूंगा आराम से। ये जब बोलोगे, ये सिस्टम में RTP जाएगा, तो विजिट आपकी वैसे भी 90% कम हो जाएंगी। ओके, अगर उसके बाद भी कोई रिकवरी एजेंट नहीं मांगता, तो आपको पता ही है, ID कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और DRA का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, है ना।
इन तीनों चीज़ों के बिना। तो वैसे भी ये तीन चीज़ें तो पहले बात करने से पहले ही मांग लो, नहीं है भागा साले को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जाता है वहाँ पर बैठ जाते हैं कि भाई कई और करता है ना कि बैठ जाएंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं। कुछ मत करो, आपके पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र के लिए क्या करना, जेब से निकालना फ़ोन, कैमरा ऑन करना और सर पे ऐसे रखना उसके। कई लोग जानते हो क्या गलती करते हैं, निकाला, हाँ भाई बोलो क्या है, ये वो है, ऐसा रख लिया। अरे ये क्या है यार, 10 मिनट अगर वो खड़ा हो रहा, 10 मिनट वीडियो बनो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम टाइम बर्बाद करो। उसने बीच में अगर एक गलत शब्द बोल दिया ना, जो ये लोग कई बार बोलते हैं जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, एक गलत शब्द उसकी नौकरी गई और आपकी विजिट 100% रुक गई। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि होम विजिट होने से पहले भी होम विजिट रोक सके। बिल्कुल हो सकता है, उसमें टाइम जाएगा, 1 मंथ का लमसम। आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करके और बाकी सारी चीज़ें करके अपनी विजिट रुकवा सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगर आपको रुकवानी हो हमसे तो हमसे भी रुकवा सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। मल्टीपल कंप्लेंट्स करी जाती हैं, ट्विटर पर करी जाती है, मेल पे और आरबीआई के ओम्बुड्समैन में। उसको करने के बाद आपकी विजिट 0 हो जाएगी, नाम मात्र, एकदम खत्म बिल्कुल ही। अब आ जाते हैं कि मेन चीज़, ये जो लीगल की धमकी देता है, लीगल में ये हमारा बैंक क्या उखाड़ लेगा। मैं सीधे कहता हूँ, लीगल में भी कुछ नहीं कर पाएगा, लीगल में भी कुछ नहीं कर सकता बैंक, सच्चाई बात है। जब तक आपके पास पैसे थे तब तक आपको डरना चाहिए था कि भाई साहब मेरे पास पैसे हैं। जैसे मान लो आपकी 10,000 किस्त जाती थी, आपके पास 9,000 थे, 1,000 बच रहे थे, तो आपको डरना चाहिए था कि यार 1,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं। अब अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है ना, तो तुम्हें घंटे का डर नहीं होना चाहिए, घंटे का डर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मेरे भाई, किस बात का डर। क्या करेंगे लीगल में, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, कोई बात नहीं, रिप्लाई लिखवाओ, ऑब्जेक्शन लिखवाओ, खत्म, सेम डे। चाहो तो हमसे लिखवा सकते हो, खुद से बना सकते हो, किसी और से लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस की केस की धमकी देता है ना ये लोग, या फिर हमारा जो फॉर्जरी का केस होता है उसकी धमकी देते हैं, अगर नोटिस रिसीव हो रहा तुरंत रूप से उस नोटिस का रिप्लाई करोगे ना, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। कोर्ट के समन की बात नहीं कर रहा हूँ, नोटिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि केस करने से पहले आपको नोटिस जरूर रिसीव होगा। ओके, उस नोटिस का रिप्लाई करते हो तो आपके ऊपर 95% चांसेस है कि केस होगा ही नहीं। अगर इसके बाद भी केस कर दे तो कोई डर वाली बात नहीं है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। एक बार बेल ले लो, उसके बाद केस चलने दो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन रिकवरी वालों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मेन क्या है, आपके माइंड को आपको सही रखना। रही बात सेटलमेंट की, एक बार एनपीए होगा, एक बार राइट ऑफ होगा, आराम से 10 से 20% के अंदर हर एक कार्ड, हर एक बैंक लोन सेटल हो जाता है, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो कैसा भी लोन। अगर सिक्योर लोन है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, 40 से 50% के बीच में, बट सेटल वो भी हो जाता है। उसमें भी अलग तरीके हैं, अगर वो आपको जानना है तो वो प्राइवेट तरीके हैं, मैं आपको प्राइवेट कंसल्टेंसी में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, इनको अगर फॉलो करते हो ना तो डर बिल्कुल ही निकल जाता है। जो तुमने मल्टीपल लोन्स कर लिए ना सिविल बचाने के चक्कर में या फिर किसी और चीज़ में, मेरे भाई जान से इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल, सीधी बात है। ओके, और कोई भी लोन, कोई भी कानून, कोई भी चीज़ किसी के जान से ऊपर नहीं है, मैं फिर कहता हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बाद आप बिल्कुल ही 0% टेंशन के साथ बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। मुझसे जितने लोग जुड़े, फोन पे बेचारे रोते थे, बताते थे कहानी अपनी चीज़ें, ये करा वो करा। कई लोग मुझे बता रहे थे कि रिकवरी एजेंट सर मेरे घर पे रात में 8 बजे आ रहे थे, 9 बजे आ रहे थे, 10 बजे आ रहे थे। आज आके दिखाएं, मल्टीपल कंप्लेंट्स करवा दिए मैंने अपने ज़िंदगी में। अभी तक कम से कम नहीं तो 85 रिकवरी एजेंट को टर्मिनेट करवाया है, 85 कम से कम। क्यों करवाया, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं यार। अब वो चलो वहाँ से निकल गए, कहीं और नौकरी ढूंढेंगे तो अच्छा काम करेंगे, वो काम अच्छा नहीं है उनके लिए, उनसे उनको 4 गालियां ही मिलती है और कुछ नहीं है। मेरे को एक रिकवरी एजेंट बना दो, बता दो जिससे कोई प्यार से बात करना चाहता हो। क्यों, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रहती हैं। इनके बाप से लोन तो नहीं लिया आपने, मैं फिर कहता हूँ किसी रिकवरी एजेंट से, किसी भी एग्जीक्यूटिव से आपने उसके बाप से लोन नहीं लिया। बैंक या फिर एनबीएफसी उसका बाप नहीं है। जिस दिन उसका बाप बन जाएगा, बाप बन गया तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो। इंडिया का कानून आपको आपके अधिकार देता है, सम्मान के अधिकार देता है, चाहे आपने कितना पैसा भी खा रखा हो। अंबानी जो है, सॉरी विजय माल्या जो है ना, जो यहाँ से भागा हुआ है, उसको भी सम्मान मिलता है मेरे भाई, उसको भी कोई गाली नहीं देता। सरकार में बैठ के, कहीं पर भी बैठ के उसको भी कोई गाली नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि सम्मान का अधिकार हमारी सरकार ने हमें दे रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे संविधान ने दे रखा है। ओके, तो डरो घबराओ मत, इन चीज़ों को फॉलो करो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।